रियल हॉरर स्टोरीज के अगले क्रम में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक नई और सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये अविश्वसनीय घटना भारत के सबसे आधुनिक हाईवेज में से एक यमुना एक्सप्रेसवे पर गुजरात के रहने वाले दो पक्के दोस्तों के साथ घटी थी। ये त्रासदी आज से ठीक 3 साल पहले नवंबर के अंत में उस सुनसान रास्ते पर घटी थी। उस यात्रा पर एक ही कार में 2 लोग सवार थे, हरीश पटेल और मनोज पटेल। लेकिन इस खौफनाक अनुभव के बाद उनमें से केवल एक ही इस दुनिया में जिंदा बच पाया, जो व्यक्ति आज भी उस रात के सदमे को जी रहा है। हम आगे की कहानी उसी के नजरिए से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश भाई पटेल है और मैं गुजरात के वडोदरा का रहने वाला हूं। ये घटना आज से करीबन 3 साल पहले मेरे और मेरे जिगरी दोस्त मनोज भाई पटेल के साथ घटी थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये प्रकृति और एक अनाम दुर्भावनापूर्ण शक्ति के बीच हमारी दोस्ती की अंतिम परीक्षा थी। हरीश भाई ने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में आज भी उस रात का कंपन महसूस हो रहा था। हम दोनों गुजरात से घूमने के लिए निकले थे। हमारे पास अपनी निजी वाहन थी, एक चमकदार मजबूत एसयूवी, जिसे हमने पिछले साल ही अपने सफल व्यापार की खुशी में खरीदा था। हमारा प्लान था कि हम भारतवर्ष की कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर जाएंगे। हम घर से 1 महीने की लंबी छुट्टी लेकर निकले थे, उत्साहित और रोमांच से भरे हुए। लेकिन हमें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि हमारा ये भ्रमण हमें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर देगा। मैं और मेरा दोस्त मनोज भाई पटेल, ये नाम आज भी मेरे दिल में एक गर्म याद की तरह धड़कता है। हम बचपन से ही साथ रहे हैं। हमारी दोस्ती किसी आकस्मिक मुलाकात का नतीजा नहीं थी, बल्कि हमारे परिवारों के गहरे संबंधों से पोषित हुई थी। हमारा घर वडोदरा की एक ही बड़ी सोसाइटी शांति निकेतन के अंदर आसपास था। मैं बचपन से देखता आया था कि मेरे पिताजी रमेश भाई और मनोज के पिताजी सुरेश भाई में बहुत ही अच्छे सगे भाइयों जैसे संबंध थे। हर सुख दुख में वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। हमारे दोनों परिवारों में एक पारिवारिक आत्मीयता थी, जो गुजरात के संयुक्त परिवारों की पहचान होती है। इन्हीं मजबूत पारिवारिक संबंधों की वजह से मेरी और मनोज की दोस्ती तो जैसे नियति ने ही तय कर दी थी। हम दोनों ने एक ही स्थानीय स्कूल विद्या भारती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में हमारी जोड़ी हमेशा शरारतों के लिए मशहूर थी। जहां हरीश था, वहां मनोज जरूर होगा। फिर हमने एक ही कॉलेज वडोदरा यूनिवर्सिटी से BCom में साथ में पढ़ाई की। हमारी क्लास में हमें हरीशमनोज एक्सप्रेस कहा जाता था, क्योंकि हम हमेशा साथ आते जाते थे और हमेशा एक ही बेंच पर बैठते थे। कॉलेज खत्म करने के बाद कई लड़कों ने अलग अलग शहरों में नौकरी पकड़ने की सोची, लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे। हमने एक साथ ही वडोदरा के मुख्य बाजार में पटेल क्लॉथ ट्रेडर्स नाम से कपड़ों का व्यापार शुरू किया। मैंने प्रोडक्शन और मार्केटिंग संभाली और मनोज ने फाइनेंस और अकाउंट्स। हमारा साथ और हमारी अथक मेहनत का ही नतीजा था कि वो व्यापार बहुत जल्दी चल पड़ा और सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। हम दोनों को अच्छी खासी आय अपने व्यापार से होने लगी थी। हमारे बीच व्यापार या पैसे को लेकर कभी भी कोई तकरार या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम एक दूसरे पर इतना भरोसा करते थे कि कभी कभी तो लाखों के चेक पर भी बिना देखे दस्तखत कर देते थे। हमारे व्यापार की तरक्की देखकर बहुत से लोगों ने जलन के मारे हमें आपस में लड़ाने की कई बार कोशिशें की, अफवाहें फैलाई, लेकिन वे कभी भी कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारा रिश्ता व्यापार से कहीं ज्यादा विश्वास पर टिका था। ये नवंबर का महीना था। वडोदरा में सर्दी की धीमी दस्तक शुरू हो चुकी थी। एक शाम हम अपनी दुकान बंद करके चाय पी रहे थे। अचानक से मनोज ने मुझसे कहा, यार भाई, कई दिन हो गए हैं, हम दोनों को सुकून से कहीं घूमने के लिए नहीं गए। बिजनेस में इतना खो गए हैं कि जिंदगी की रफ्तार ही रुक गई है। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई।
हम दोनों ही धार्मिक और घूमने के शौकीन थे। उसने प्रस्ताव रखा, इस बार दिसंबर के पहले हफ्ते में ही हम दोनों एक लंबा ब्रेक लेंगे और भारत की कई अच्छी अच्छी ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे। इस बार कार से रोड ट्रिप करेंगे ताकि हर मंजिल का सफर भी यादगार बन जाए। मैंने तुरंत ही उसे घूमने चलने के लिए हाँ कर दी। हमने अपनी लिस्ट बनाई। दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर थे। दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही क्षेत्र भारतीय सनातन सभ्यता के अद्भुत नमूनों से भरे हुए हैं। हम उन मंदिरों और स्मारकों को देखना चाहते थे जिन्हें मुगलों और अन्य आक्रांताओं ने परिवर्तित करने की कोशिश की, पर वे उसमें पूर्ण रूप से कभी कामयाब नहीं हो पाए। आज भी उनके अवशेष, उनके गुंबद और कारीगरी उस प्राचीन कहानी को बयान कर देते हैं कि ये कोई मुगल स्थापत्य कला का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय प्राचीन कारीगरों की स्थापत्य कला का अनुपम नमूना था। हम दोनों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को समझाया। चूंकि हमारे बीच मजबूत पारिवारिक संबंध थे, इसलिए हमारी पत्नियां, मेरी पत्नी हिना और मनोज की पत्नी नेहा ने भी एक दूसरे को कंपनी देने का वादा किया, जिससे हमें यात्रा की इजाजत आसानी से मिल गई। दिसंबर के पहले सप्ताह में हमने अपनी एसयूवी को पूरी तरह से लोड किया, हनुमान जी का नाम लिया और गुजरात से अपने रोमांचक भ्रमण के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हमने दक्षिण भारत का रुख किया। वहां हमने करीबन 20 दिन का समय बिताया। हमने कर्नाटक के हम्पी के खंडहरों से लेकर तमिलनाडु के मदुरै के मीनाक्षी मंदिर और केरल की शांत वादियों तक का भ्रमण किया। हरीश भावुक होकर बताते हैं, दक्षिण भारत की सुंदर वादियां, हरियाली और वहां के प्रख्यात हिंदू मंदिरों का भ्रमण करके मन को इतनी शांति मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। मंदिरों की विशालता, उनकी मूर्तियों की कारीगरी और वहां की सकारात्मक ऊर्जा, ऐसा लगता था कि जैसे हम साक्षात किसी दैवीय उपस्थिति के करीब हैं। मनोज और हमने हर मंदिर में बैठकर घंटों ध्यान किया, वहां की स्थानीय संस्कृति का अनुभव किया और रात को लंबी ड्राइव्स पर बातें करते हुए हमारी दोस्ती की जड़ें और भी गहरी हो गई। दक्षिण भारत में इतना समय बिताने के बाद हमने अब उत्तर की ओर प्रस्थान करने का मन बनाया। हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा जाने का निर्णय लिया, लेकिन आगरा पहुंचने से पहले हमें दिल्ली भी जाना था। दिल्ली के लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार और पुराने किले जैसी कई ऐतिहासिक जगह पर जाकर उनका भ्रमण करने की इच्छा हम दोनों के मन में ही थी। हम दोनों ने दिल्ली में करीबन 4 दिन बिताए। हमने वहां की भीड़ भाड़, आधुनिकता और ऐतिहासिक कलाकृतियों का खूब आनंद लिया। हमने पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रात को देर तक घूमकर स्वादिष्ट पकवानों का मजा लिया। ये सब हमारी ट्रिप का सबसे खुशनुमा हिस्सा था। हम हर पल को एक दूसरे के साथ जी रहे थे। दिल्ली से आगरा जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे सबसे सुगम और आधुनिक रास्ता है। हमें पता था कि इस रास्ते से हमारे समय की भी बचत होगी और हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल की भी। इसलिए हमने देर शाम को दिल्ली की भागदौड़ से निकलकर आगरा के लिए प्रस्थान किया। यह रात का समय था। रात के लगभग 9:08 बजे थे। दिल्ली से आगरा की दूरी 230 किलोमीटर से ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि यह रास्ता करीबन 4 घंटे से ज्यादा का था। दिल्ली से बाहर निकलते ही हमने सबसे पहले एक ढाबे पर रुककर गर्मा-गर्म चाय पी, कुछ स्नैक्स खाए और फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ निकल पड़े। मनोज गाड़ी चला रहा था। हमने उस समय हल्के संगीत लगा रखा था। मौसम खुशनुमा था। हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम था और हमारी गाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हमें यमुना एक्सप्रेसवे पर चलते हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। हम दोनों किसी नई फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, तभी हरीश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हरीश ने बताया, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी गाड़ी की छत पर बैठा है और जोर जोर से गाड़ी के ऊपर कूद रहा है, जैसे कोई भारी भरकम इंसान छत पर भाग रहा हो। मैंने सोचा कि शायद टायर की हवा कम होगी
या रोड की कोई दिक्कत होगी। मैंने मनोज को नहीं बताया क्योंकि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन यह भावना लगातार तीव्र होती गई। एक्सप्रेसवे का यह रास्ता कई बार लूटपाट और चोरियों के लिए बदनाम रहा है। हमने पहले भी कई बार खबरें सुनी थी कि इस रास्ते के ऊपर लुटेरों का आतंक बहुत ज्यादा है, जो रात के समय में गाड़ी वालों को रोककर लूट लेते हैं या कभी कभी तो भयानक दुर्घटनाएं भी कर देते हैं। मुझे डर लगा कि कहीं कोई लुटेरा गैंग तो हमें फॉलो नहीं कर रहा। अचानक मनोज ने एक झटके में ब्रेक लगाए। हमारी एसयूवी 110 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई। भाई, मनोज की आवाज में एक अनजानी दहशत थी। पीछे की सीट पर कौन बैठा हुआ है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। मैंने टॉर्च उठाई और तुरंत पीछे घूमकर देखा। गाड़ी की पिछली सीट पर हमारे सूटकेस, बैग्स और कुछ खाने पीने के सामान के अलावा और कोई भी नहीं था। सीट खाली थी और मैंने दरवाजों की लॉक चेक की, सब बंद थे। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, मनोज, शायद तुम्हें नींद का नशा हो गया है या तुम बहुत देर से गाड़ी चला रहे हो, इसलिए तुम्हें अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। चलो थोड़ी देर में गाड़ी चला लेता हूं। मनोज ने अपने माथे से पसीना पोंछा, पर उसकी आंखें अभी भी विचलित थी। उसने कहा, नहीं हरीश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी इसी क्षण पीछे की सीट पर किसी को बैठे हुए देखा। और सुनो, मैंने गाड़ी के बैक मिरर में उसकी शक्ल भी साफ साफ दिख रही थी। वो कोई भ्रम नहीं था, ये मेरा कोई वहम नहीं है। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं भी अब आखिर सोच में पड़ गया कि ऐसा तो पहले कभी भी मनोज ने मुझे कुछ नहीं बताया था। नहीं, मैंने कभी उसे इतना डरा हुआ महसूस किया था, जबकि हम बचपन से ही साथ में हैं। उसकी बात में सच्चाई की गहराई थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हम दोनों ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर से बातें करते करते रास्ते पर आगे निकल पड़े। मैंने उससे कहा कि शायद एक्सप्रेसवे के अंधेरे और थकान का असर होगा। हमें अंदाजा भी नहीं था कि आज हमारे साथ सिर्फ अजीब भ्रम नहीं, बल्कि कोई भयानक और वास्तविक घटना होने वाली है। गाड़ी अब 90 की रफ्तार पर थी। मुझे थोड़ी देर बाद एकदम अचानक ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने पिछली सीट से मेरी सीट के पीछे से मेरे दाहिने कंधे पर बहुत ठंडे और भारी हाथ से स्पर्श किया है। वो स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा और किसी लोहे के वजन जैसा था। हम दोनों तो आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, तो फिर पीछे से किसने मेरे कंधे को स्पर्श किया? मेरा शरीर अकड़ गया। डर के मारे मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने डरते हुए बहुत धीरे से पीछे घूम कर देखा। फिर से वहां पर कोई भी नहीं था। सीट एकदम खाली थी। मनोज ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ? हरीश, तुम अचानक शांत क्यों हो गए? मैंने उसे बताया कि हाँ मनोज, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से स्पर्श किया हो, जैसे कंधा दबाया हो। हम दोनों थोड़ा सा चिंतित तो जरूर थे, पर अभी भी पूरी तरह से डरे हुए नहीं थे, क्योंकि ऐसा कई बार ज्यादा नींद की कमी और तनाव के कारण भी हो जाता है। ये हमारे तर्क ने हमें समझाया। हमने शीशा नीचे किया, थोड़ी ताजी हवा ली और फिर से गाड़ी की गति बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट और बीते होंगे। मनोज अब गाड़ी चला रहा था। वो बात कर रहा था, पर उसकी आंखें बार बार बैक मिरर पर जा रही थी। अचानक मनोज ने चीखते हुए ब्रेक लगाए और इस बार वो पूरी ताकत से चिल्लाया। ब्रेक इतनी तेजी से लगे कि हमारे सिर डैशबोर्ड से टकराने से बाल बाल बचे। मनोज का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो बस पीछे की सीट की तरफ इशारा कर रहा था। उसे देखो हरीश, वो सच में है। इस बार जब मैंने भी पीछे की तरफ घूम कर देखा तो मेरी सांसें थम गई। वहां पर सच में कोई इंसान बैठा हुआ था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले कुचले थे। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था,
पर उसकी आंखें, वे दो सुलगते कोयलों की तरह चमक रही थी। वो मैं, मनोज और मुझे घूर रहा था। वो डरावनी उपस्थिति एक क्षण के लिए वहां बैठी रही। हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हम चिल्ला नहीं पा रहे थे। फिर अचानक से ही वो व्यक्ति हमारी आंखों के सामने से ही गायब हो गया, जैसे किसी ने टीवी बंद कर दिया हो। वो बस वहां से विलुप्त हो गया। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इंसान जो अभी अभी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वो अचानक से बिना गाड़ी के गेट खुले हुए, बिना कोई आवाज किए कहां पर चला गया। और वो गाड़ी में आखिर अंदर आया तो कैसे आया? ये अब कोई वहम नहीं था, ये सच था और ये हमें डरा रहा था। हमने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। हमने इन सभी घटनाओं को नजरअंदाज करना छोड़ दिया और वहां से तुरंत निकलने की कोशिश की। हमने गाड़ी के सभी दरवाजे और खिड़कियां चेक की, सब लॉक थे। हमने उस जगह से निकलने में भलाई समझी और फिर से गाड़ी को आगे बढ़ाया। मैंने मनोज को ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद ड्राइविंग संभाली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सदमे में था। मनोज, तुम शांत रहो। शायद हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां किसी की आत्मा भटक रही है। बालाजी सब ठीक करेंगे। हम तेज रफ्तार से यहां से निकल जाएंगे। हम वहां से निकले हुए करीबन 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि रास्ते में अचानक से हमारी हेडलाइट्स के सामने वही व्यक्ति, वही मैले कुचले कपड़ों वाला आदमी बीच सड़क पर खड़ा हो गया। मेरी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अगर मैं समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो भयानक हादसा हो जाता। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। हमारी कार फिर से एक झटके में रुक गई और सीट बेल्ट्स ने हमें आगे की ओर उछलने से बचा लिया। हम दोनों ने जब डरते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो वो व्यक्ति वहां पर कहीं पर भी आसपास में नहीं था। सड़क एकदम सुनसान थी, लेकिन दूर सड़क के दूसरी ओर, जहां एक्सप्रेसवे की बाड़ शुरू होती है, वहां झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही थी, सूखी टहनियों के टूटने की। जब हमने टॉर्च लेकर वहां पर देखा तो वही व्यक्ति एकदम आराम से, बिना किसी जल्दी के, बाड़ के किनारे किनारे चल रहा था। उसकी चाल अजीब थी, न तो भागने की, नहीं चलने की, बस हवा में तैरने जैसी। और वो एक बार भी हमारी तरफ मुड़ा नहीं। वो हमें अपनी ओर आते हुए देखना चाहता था। वो हमें डराना चाहता था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस जगह पर रुकना अब जानलेवा लग रहा था। हमने तुरंत वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठना ही बेहतर समझा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उस जगह से आगे की तरफ निकल पड़े। इस बार हमने रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रखी। इस बार मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे भी ड्राइविंग करते हुए कई बार एहसास हुआ कि गाड़ी में पीछे की सीट पर कोई बैठा है या फिर गाड़ी के छत के ऊपर कोई उछल कूद कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर जोर से सांस ले रहा हो। हमने लगातार हनुमान जी को याद किया। हो सकता है कोई बुरी शक्ति ऐसा कर रही हो। मैंने मनोज से कहा, हमें बस आगरा तक पहुंचना है, वहां मंदिर है, वहां सुरक्षा मिलेगी। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने सफर पर आगे की ओर चलते रहे। थोड़ी देर में अचानक से मेरी नजर गाड़ी में लगे बैक मिरर पर फिर से पड़ी तो देखने से पता चला कि वहां पर वही जला हुआ चेहरा वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। इस बार मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर बार बार ये व्यक्ति हमारी गाड़ी के अंदर आ कैसे रहा है। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसने अपना हाथ उठाया और मेरे कान में एक गहरी और घुरघुराती आवाज में कुछ फुसफुसाया। वो हिंदी या गुजराती नहीं थी, वो अजीब सी भाषा थी, लेकिन उसका मतलब साफ था, भाग नहीं पाओगे। हम दोनों ने उस जगह से निकलने में ही भलाई समझी और चलते चलते हम अब आगरा से लगभग 45 किलोमीटर दूर तक निकल आए थे। हमारी गाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रही थी। हम जल्द से जल्द इस हाईवे को पार करना चाहते थे। अचानक से मेरे दोस्त मनोज ने चीखते हुए कहा कि हरीश,
इस बार किसी ने मुझे पीछे से टच किया है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में कोई कुछ कह रहा हो। बहुत दर्दनाक आवाज थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा था, पर वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मनोज की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि दर्द से भरी हुई थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से हमें जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक जानवर के चीखने और किसी औरत के रोने का मिश्रण थी। जब हमने डर के मारे देखा तो वो चीखने की आवाज गाड़ी के अंदर से आई थी, पर गाड़ी के अंदर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। ठीक उसी समय गाड़ी के छत के ऊपर से किसी के जोर जोर से कूदने और भागने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल जानवर हमारी छत पर दौड़ रहा हो। मैंने गाड़ी की स्पीड फिर से थोड़ी बढ़ा दी और इस बार हम 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की रफ्तार से रास्ते पर आगे चले जा रहे थे। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग को कोई जबरदस्ती अमानवीय ताकत से इधर उधर घुमा रहा है। गाड़ी बीच हाईवे के ऊपर ऐसे रोल हो रही थी जैसे कोई सांप चल रहा हो, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को सीधा करने की कोशिश की, पर मैं एकदम कमजोर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों को किसी ने लोहे के शिकंजे से पकड़ लिया हो और कोई अन्य अदृश्य शक्ति गाड़ी चला रही हो। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ और तेज कर दिया। मनोज, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। मैं चीखा। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी, इमरजेंसी लाइटें ऑन की और ब्रेक लगा दिए। हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया। हम दोनों तेजी से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बस अब धीमी रफ्तार से चलते हैं, हरीश, मनोज ने हांफते हुए कहा। इस बार हमने गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रखी। हम आगरा के टोल प्लाजा का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड अचानक से अपने आप बढ़ने लगी। मैं ब्रेक पर पैर दबा रहा था, पर ब्रेक पैडल जरा भी नीचे नहीं जा रहा था। एक्सीलरेटर, जो मेरे नियंत्रण में नहीं था, तेजी से नीचे दब रहा था। गाड़ी की स्पीड 80 से 100, 120 और फिर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से मेरे हाथ से छूट चुका था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों को किसी ने पकड़ लिया हो जोर से और कोई अदृश्य अन्य व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो। मैंने मेरे दोस्त को कहा भी, परंतु मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी जबान जाम हो चुकी थी। मैं बस डर से कांप रहा था। और तभी जब मैंने बैक मिरर में देखा तो मेरी आत्मा कांप गई। वहां पर वही व्यक्ति, वही मैले कुचले कपड़ों वाला आदमी बैठा हुआ था, पर इस बार उसका चेहरा एकदम साफ दिख रहा था। वो हंस रहा था। उसका चेहरा अब बहुत ज्यादा भयानक हो चुका था। देखने से पता चल रहा था कि वो एक जले हुए चेहरे वाला व्यक्ति था। उसकी त्वचा कहीं कहीं से गल चुकी थी और उसकी आंखें अब कोयले नहीं, बल्कि गहरे गड्ढों की तरह दिख रही थी, जिनमें दुर्भावना भरी थी। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई थी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे, और मेरे हाथ से गाड़ी का नियंत्रण भी पूरी तरह से खो चुका था। मैं एक लाचार दर्शक बन गया था। थोड़ी देर में उस प्रेत शक्ति ने स्टीयरिंग को तेजी से बाईं ओर मोड़ा। सामने रात के अंधेरे में एक विशाल ट्रक अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा था। हमारी कार पूरी रफ्तार से उस आगे जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से, ट्रेलर के अंदर घुस गई। इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे पूरे शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। मेरी आंखें खुली। मैं सफेद दीवारों और दवाइयों की तेज गंध वाले एक कमरे में था। डॉक्टर और नर्सें मेरे पास आई। मैं आगरा के एक बड़े अस्पताल में था। डॉक्टर ने मुझे शांत करते हुए बताया कि रात को हाईवे के ऊपर से ही आपको रेस्क्यू किया गया था।
आपकी हालत गंभीर थी, पर आप खतरे से बाहर हैं। आपको सिर पर गहरी चोट आई है। फिर उन्होंने मेरी तरफ न देखते हुए धीमे से कहा, आपके साथ जो व्यक्ति थे, मनोज भाई पटेल, उनकी मौत हो चुकी है। टक्कर इतनी भयानक थी कि उन्हें मौके पर ही बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर मेरे कान सुन्न हो गए। मेरे शरीर का दर्द एकदम से तत्म हो गया। मुझे लगा कि जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल गई हो। डॉक्टर ने आगे बताया, आपके परिजनों को हमने फोन करके बता दिया है और वे भी शायद अभी थोड़ी देर में यहां आते ही होंगे। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब करीब रात के 1:50 बज रहे थे और जब मुझे होश आया तब अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त के साथ मैं रात को हंसते खेलते जा रहा था, जो मेरे बगल में बैठा था और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, वो अब मेरे साथ नहीं रहा। मेरे बचपन से लेकर अब तक हम दोनों का साथ बिताया हर समय एक तेज फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। हमारे स्कूल के दिन, कॉलेज की रातें, व्यापार की शुरुआत और हमारी ये यात्रा, सब कुछ। जब हमारे परिजन, मेरे पिताजी, मनोज के पिताजी, दोनों की आंखें सूजी हुई थी और हमारी पत्नियां गुजरात से चलकर आगरा पहुंचे तो पूरा कमरा आंसुओं से भर गया। मेरे पिता ने मुझे सीने से लगा लिया। कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ और डॉक्टर ने मुझे बात करने की इजाजत दी, तब मैंने उन्हें वो सारी भयानक कहानी बताई कि कैसे क्या हुआ था। मैंने बताया, पापा, हमने बहुत बचाने की कोशिश की थी अपने आप को, पर पता नहीं वो क्या शक्ति थी जो हमारे पीछे पड़ गई थी। वो बार बार हमारी गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले रही थी। वो एक आदमी नहीं था, वो एक भयानक प्रेत था। मेरे पिताजी, जो स्वयं एक मजबूत आस्था वाले व्यक्ति थे, उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से सुना। उन्हें पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वहां पर काम करने वाले एक वरिष्ठ डॉक्टर विजय सिंह मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरी बात सुनी। डॉक्टर ने हमें बताया, देखिए हरीश भाई, मैं आपकी बात समझता हूं। इस यमुना एक्सप्रेसवे के एक विशेष हिस्से पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए हों। उन्होंने हमें बताया कि पहले भी कुछ व्यक्ति जो इन दुर्घटनाओं में बचे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही कहानी बताई है। सबने लगभग एक ही विवरण दिया है कि देर रात के बाद उस सुनसान स्ट्रेच पर अचानक से एक जले हुए चेहरे वाला व्यक्ति उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और अचानक से गाड़ी का नियंत्रण किसी और ने अपने हाथ में ले लिया हो। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस इसे नराब ड्राइविंग या कोहरे का कारण मानकर फाइल बंद कर देती है, लेकिन स्थानीय लोगों और हमारे अनुभवों के आधार पर यह साफ है कि वो कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था। वो चाहे जो शक्ति हो, परंतु इस बुरी अनजानी शक्ति ने मुझसे मेरा जिगरी दोस्त हमेशा के लिए छीन लिया था। मैं बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुका था। मेरे परिजनों ने मुझे संभाला और मेरे दोस्त के परिवार को भी संभाला। सबसे मुश्किल था मनोज की पत्नी नेहा और उनके छोटे बच्चों को देखना। मनोज का एक बेटा था जिसका नाम आर्यन था और एक बेटी थी, मीरा। अब उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी मुझे अपने ऊपर ही लेनी थी, क्योंकि हम दोनों थे तो दोस्त, परंतु हमारा रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसी दिन मनोज के परिवार की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया। आज इस घटना को पूरे 3 साल का समय बीत चुका है। मेरा व्यापार चल रहा है। मैंने मनोज के परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मनोज का बेटा आर्यन अब एक जांबाज आर्मी ऑफिसर बन चुका है। उसने अपने पिता का सपना पूरा किया जो वो खुद नहीं कर पाया था, परंतु आज तक वो काली रात मुझे भुलाए नहीं भूलती। उस रात को जो दुर्घटना हुई थी, वो जब भी मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस जले हुए चेहरे की हंसी आज भी मेरे सपनों में आती है। हरीश भाई पटेल ने अपनी बात को समाप्त करते हुए एक जरूरी सलाह दी। आप भी जब रात को ऐसे किसी हाईवे के ऊपर सफर करें तो थोड़ा ध्यान से करें, खासकर देर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच।
अगर ऐसी कोई अजीब घटना आपके साथ हो रही हो तो कृपया अपनी गाड़ी को तुरंत रोक लें और शांति से सड़क किनारे खड़े हो जाएं। शोर न मचाएं और शांत मन से बालाजी की पूजा पाठ करें। शायद मेरी मौत इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय पर मैं भी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उस दैवीय शक्ति ने ही मुझे उस नरक से बाहर निकलने में मदद की। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी सुनकर आपको जरा सा भी डर का एहसास हुआ हो तो लाइक और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना।